बेसिक से समझाइए कि जय वाटिका क्या काम करता है और कैसे काम करता है। हम लोगों ने गांव-गांव जाके किसान भाइयों से मिलना शुरू किया। हाँ। तो उनको खेती से संबंधित जो भी आए दिन जो नई नई फसलों में जो समस्याएं आ रही थी उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि जो फसल वो ले रहे हैं उसमें किस तरह की समस्याएं हैं, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो क्या आ रहा है और वो बीज जनित है या मिट्टी के द्वारा आई हुई वो समस्या है। तो जब हम लोग मिट्टी परीक्षण करते हैं या कोई भी किसान टेस्ट करवाता है सॉइल का, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आज के समय में बहुत ही कम होती चली जा रही है। लगभग ना के बराबर कोई ऐसे किसान होंगे जिनके पास में आज के समय में 1% कार्बन बचा होगा मिट्टी के अंदर। हम लोग पौधे से पहले मिट्टी के बारे में बात करते हैं। हाँ। हम लोग सबसे पहले मिट्टी को मजबूती देने का काम करते हैं। ये हमारी संस्था के द्वारा बनाए जाने वाले सभी जैव उर्वरक हैं। हाँ। जिनको बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। तो ये सब आप कहाँ से तैयार करते हैं? ये सबसे पहले ढूंढे जाते हैं मिट्टी के अंदर। कौन सी मिट्टी के? तो ऐसी मिट्टी के अंदर जिस क्षेत्र में आपको काम करना है। हाँ। उदाहरण के तौर पे आज अगर मैं इंदौर जिले में काम कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि मुझे मेरे ही इस जिले के आसपास के जंगल विस्तार वाले क्षेत्र की मिट्टी लेकर के आना है। ये यहाँ पे किसान का नाम लिखा है श्री राम बाबू पाटीदार जी। तो उनका जब ये सॉइल सैंपल आया था तो उसमें हमने क्या क्या चेक किया, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, मिट्टी का पीएच मान कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। इसके अंदर आपको नीचे ये जो लेयर नजर आ रहा है ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। इसी तरह से हर फ्लोरा का मीडिया अलग अलग हो सकता है। जब इनोकुलेशन हो चुका है तो इनोकुलेशन के बाद में उन सभी कोनिकल फ्लास्क को इस शेकर के ऊपर लगा दिया जाता है। शेक क्यों करना होता है ऐसा? शेक इसलिए करना होता है ताकि जो मीडिया आपने डाला है हर एक कोशिका को अपने शरीर के चारों तरफ से वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना रहता है। अगर हम लोगों ने मिट्टी को खराब करने में 30 से 35 सालों की मेहनत की है। हाँ। तो उसको सुधारना भी ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। हम लोगों को खाली केचुए के बारे में नहीं सोचना है। हाँ। केचुओं से भी महान मैं एक और जीव को मानता हूं और वो है दीमक। जय गौ माता। आज इंदौर शहर से कुछ ही दूरी पर हूं और मेरे साथ जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट नितेश जासानी हैं। आप अक्सर इनको मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुनते और देखते आ रहे होंगे और आज यहाँ पर इनके जैव वाटिका पर हूँ। जैव वाटिका कैसे काम करता है ये आपको समझाने आया हूँ ताकि देश के किसानों का और गौपालकों का बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। और इनका मिशन ही है स्वस्थ मिट्टी में ही स्वस्थ फसलें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं उसकी एक एक डिटेल आज नितेश जासानी से आप समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नितेश भाई। धन्यवाद रोहित जी। तो जैव वाटिका कैसे काम करता है और आपकी प्रयोगशाला में क्या क्या कुछ होता है वो हम समझते हैं आज। जी। और मैं कोशिश करूंगा और आप भी मुझे लगता है उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो लोगों के मन में होते हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपका सबसे पहले तो आभार और आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रकल्प जैव वाटिका में। जी। तो आइए हम चलते हैं जी जैव वाटिका की यात्रा पर। जी। तो कैसे शुरुआत बेसिक से समझाइए कि जैव वाटिका क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सर इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह से की कि हम लोगों ने गांव-गांव जाके किसान भाइयों से मिलना शुरू किया। हाँ। तो उनको खेती से संबंधित जो भी आए दिन जो नई नई फसलों में जो समस्याएं आ रही थी उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि जो फसल वो ले रहे हैं उसमें किस तरह की समस्याएं हैं, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो क्या आ रहा है और वो बीज जनित है या मिट्टी के द्वारा आई हुई वो समस्या है। तो उसी प्रकार से फिर उन समस्याओं को डायग्नोस करके फिर उनको समाधान बताए जाते हैं। अच्छा जी। तो और ये ऐसे समाधान होते हैं कि हमारा जो प्रकल्प है इसके द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो तो उनको मात्र केवल 5 या 10% ही यूज करने की जरूरत है। 90% ऐसे हल होते हैं जो वो खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तभी तो खेती की लागत कम हो पाएगी। तो मिट्टी में क्या क्या समस्याएं होती हैं अमूमन किसानों के लिए कि अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती हैं, जल्दी कीट का अटैक हो जाता है? जी। क्या होता है किसानों की? अपने आप में सबसे बड़ी अगर बात ये देखी जाए तो ये होती है कि अधिकतर किसान भाइयों ने जैविक कार्बन के बारे में सुना है। हाँ। तो जब हम लोग मिट्टी परीक्षण करते हैं या कोई भी किसान टेस्ट करवाता है सॉइल का, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आज के समय में बहुत ही कम होती चली जा रही है। लगभग ना के बराबर कोई ऐसे किसान होंगे जिनके पास में आज के समय में 1% कार्बन बचा होगा मिट्टी के अंदर। तो अगर आपकी जमीन में शुरू से कार्बन ही कम है तो उसमें आप जो भी बीज बोएंगे वो पौधे शुरू से ही कमजोर रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी कम होगी, उनके तने लंबे तो हो जाएंगे लेकिन उनका आउटर जो स्किन है वो भी काफी पतला रहेगा। तो
उस प्लांट का, पौधे का खुद का जो डिफेंस मैकेनिज्म है या जो रक्षात्मक एक सिस्टम जो कुदरत ने बनाया है वो उन पौधों में कमजोर होता है। तो जब भी कोई कीट या कोई बीमारी का प्रकोप होगा उसके ऊपर, वो पौधा उससे लड़ नहीं पाएगा। तो आप क्या उस पौधे को कैसे मजबूती देते हैं या उस सॉइल को कैसे मजबूती दे पाते तो हैं? हम लोग पौधे से पहले मिट्टी के बारे में बात करते हैं। हाँ। हम लोग सबसे पहले मिट्टी को मजबूती देने का काम करते हैं कि आपकी मिट्टी में यदि कार्बन की मात्रा कम है, आपकी मिट्टी अगर कड़क हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, तो हम किस तकनीकों का प्रयोग करके अपनी सबसे पहले मिट्टी की संरचना में सुधार ला सकते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार यानी मिट्टी जब कड़क हो जाती है, तो मिट्टी जब कड़क हो जाती है तो कड़क होने का मतलब ये हुआ है कि हमारे जैसे क्षेत्रों में जब भी मान लीजिए अभी रबी का सीजन चल रहा है तो गेहूं की फसल लगी है, तो गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद उन नरवाई में सीधा किसान भाई आग लगा देता है। तो आग लगाने की वजह से क्या हुआ है, जो बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई होती चली जाती है, सूख जाती है, कड़क हो जाती है। और ऊपर की जो टॉप साइल है हमारी लगभग 6 इंच का जो लेयर है, वहां पे रहने वाला जितना भी माइक्रोफ्लोरा है वो पूरी तरह से उस तापमान पे नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि नरवाई में आग ना लगाएं। अगर नरवाई है किसी के पास तो वहां पे पहले रोटावेटर का प्रयोग करें, उसके बाद कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के घोलों का प्रयोग करें जिससे कि वो कचरे का निपटारा हो सके और वो एक अच्छे कंपोस्ट में परिवर्तित हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो कम से कम आग लगाना पहले आप बंद करें। और इसी प्रक्रिया के दौरान लगातार क्या होगा कि आपकी जमीन के अंदर फ्लोरा की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, आप ये पाएंगे कि अगले ही सीजन में जो भी ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा होगा जो जुताई कर रहा है, उसको स्टीयरिंग पे ही समझ में आ जाएगा कि मिट्टी कितनी नरम मुलायम हो गई है। तो आज से कुछ सालों पहले तक 30-35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में काम हो जाया करता था। आज हमारे क्षेत्रों में 55 से लेके 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर यूज किए जा रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को इसलिए मजाक मजाक में पूछता भी रहता हूँ कि आज आप 65 के कर रहे हो, आज से 10-15 साल के बाद क्या जेसीबी से खेती करोगे? आज से मतलब जब केमिकल फार्मिंग स्टार्ट हुई होगी तो 10 किलो प्रति एकड़ यूरिया पड़ता होगा जी। आज तो 100 किलो तक डालने लगे लोग। उनकी अनुशंसाएं वाकई में हमारे जितने भी जो कृषि विभाग हैं उनके द्वारा या किसी रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मानक तय किए गए थे कि आपको इस फसल में 10 किलो डालना है, इस फसल में 12 किलो डालना है, इस फसल में 15 किलो डालना है, वो आज उससे 2 गुना 3 गुना और कहीं कहीं तो 5-5 गुना ज्यादा डाले जा रहे हैं, जबकि इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो ज्यादा डालने का जो नुकसान है वो ये सबसे बड़ा हुआ है। हम जो देखते हैं समझते हैं खेती में यूरिया डालना ही है जी, एनपीके डालना ही है जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पोटास वोटास सब कुछ डालना ही है जी। एक तो हो गया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर डाल रहे हैं जी। एक प्राकृतिक रूप से डाल रहे हैं, जैविक तरीके से डाल रहे हैं जी। तो आपका मेथड क्या कहता है, आप कैसे इन सब चीजों की पूर्ति करते हैं? फिर हम लोग सबसे पहली तो कोशिश ये करते हैं कि किसान भाइयों के पास में जो गोबर का खाद उपलब्ध है, हमारे देशी गोवंश का गोबर का खाद, उसको सही तरीके से पकाया जाए, बनाया जाए। शुरुआत कहाँ से होती है कि हमारे जितने भी किसान भाई है वो एक पूरा गोबर का एक ढेर लगा के रख देते हैं और वो 12 महीने तक तो पड़ा रहता है। और भरी गर्मी के मौसम में जब किसान भाई फ्री होते हैं तब उसको उठा उठा के गर्मी के मौसम में खेत में फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले उनको ये समझाया जाता है कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो खाद आपने एक तो उठा के डाला है तो वो डालने का समय गलत था। आपने कब डाला है उसको? भरी गर्मी में। तब हमारे क्षेत्र का तापमान हो जाता है 44-45 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान के ऊपर जो पका हुआ गोबर का खाद है वो मात्र 50% ही था, बीच वाला, क्योंकि उस ढेर के या उस गड्ढे के ऊपरी वाली जो परत है वो पूरी तरह से सूख चुकी होती है, क्योंकि सीधी सूरज की किरणें उसके ऊपर आ रही है। तो तेज धूप की वजह से उसमें से पानी तो पूरा उड़ गया। तो ऊपर की परत खाद में ना बदलते हुए वो सीधे कंडों में या उपलों में परिवर्तित हो जाए। कंडे ही है, वो कंडे ही है, ठीक है, जिसको हम लोग चूल्हे में जला सकते हैं, लेकिन खेतों में नहीं डालना। खेतों में नहीं डालना। हाँ, अब ऊपर की परत जब आप हटाएंगे उसके ठीक नीचे वाली जो लेयर है उसमें हमको काले भूरे रंग का भुरभुरा खाद देखने को मिलता है। अब वो जो खाद है वो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारी खेती के लिए उपयुक्त है, वो असली खाद है। और उससे और नीचे जब आप बॉटम एरिया में जाएंगे, तले में चले जाएंगे गड्ढे के, तो आपको हरे पीले रंग का खाद देखने को मिलता है, सड़ चुका है, वो भी पूरी तरह से कच्चा है। तो सबसे ऊपर वाला भी कच्चा, सबसे नीचे वाला भी कच्चा, और जो केवल बीज का पका हुआ खाद था वही खाद है। और वो भी डाला कब हमने? गर्मी में। तो वो जो आधा जो अच्छा था उसको भी हमने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उसके जीवाणु को ही हमने नष्ट कर दिया। तो उसको डालने का सबसे सही समय क्या था कि यदि आप खरीफ के सीजन में, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में जैसे सोयाबीन लगता है, तो या तो आप उसको बोनी के समय डालते हैं या जब हमारे यहाँ पे डोरे चल रहे हैं तब डालते हैं। अगर हम तब नहीं डाल पा रहे हैं
कुछ व्यवस्थाएं नहीं जम पा रही है, तो आप सोयाबीन की कटाई के बाद जब रबी सीजन में आप जब भी कोई अगली फसल लेंगे, आप उसके खेत की तैयारी के समय आप उसका प्रयोग करें, तभी उसका लाभ पूरी तरह से किसान भाइयों को मिल पाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, जितना भी कच्चा खाद वहां पे जाके आप लोगों ने खेतों में दिया है, वो सब के सब अब खेतों में जाने के बाद पकना शुरू होगा, और खाद को पकाने के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस नाइट्रोजन की पूर्ति आपकी जमीन करने वाली है। तो जो बचा कुचा नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में है, वो भी वो कच्चा खाद उठा लेगा, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव आएंगे उसको पकाने के लिए। उन माइक्रोब्स को भी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली है नाइट्रोजन की, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए और खाद को पकाने के लिए। तो आपकी मिट्टी की नाइट्रोजन कम, तो किसान भाइयों को और ज्यादा यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आपका मुख्य केबिन है। हाँ जी, बाकी का आगे प्रयोगशाला है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं, तो क्या ये सब प्रोडक्ट क्या कुछ करते हैं? ये हमारी संस्था के द्वारा बनाए जाने वाले सभी जैव उर्वरक हैं, जिनको बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये एनपीके कंसोर्शिया है, यानी इसमें एजेटोबैक्टर, पीएसवी और केएमवी तीनों बैक्टीरियाओं का मिश्रण है। तो आप किसी भी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो बाजार में केमिकल फार्मिंग के लिए एनपीके हम बोलते हैं, वो और इसमें क्या फर्क है? सर, वो केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए बाहर का आ रहा है 12-32-16, तो आप 100 किलो के अंदर 12 किलो नाइट्रोजन है उसमें, और 32 किलो फास्फोरस है, और लगभग 16 किलो पोटाश है। अब जैसे ही कोई भी किसान भाई उसका प्रयोग करेंगे, उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है, ये कोई तत्व नहीं है, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो जमीन में मौजूद तत्वों को घुलनशील अवस्था में ला करके पौधे को देने का काम करते हैं। ये इनका काम है। तो ये सभी मीडिएटर्स हैं। अगर पौधे और तत्वों के बीच में से इस मीडिएटर लाइन को या इस चेन को हटा दिया जाए, तो वो तत्व कभी पौधों को उपलब्ध ही नहीं होंगे भी तो इतनी कम मात्रा में कि पौधा खुद अपना वो रेसिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आज क्या हो रहा है, सिर्फ केमिकल डालने की वजह से पौधों की इम्यूनिटी कम हो गई है, उसमें बीमारी और कीटों से लड़ने के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो पाई है। इसके बाद ये क्या चीज है? ये फास्फोरस सोलराइजिंग फंगस है। ऐसा फंगस है जो फास्फोरस को घोलने का काम करता है। इसी प्रकार से अगला ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, सेम काम कर रहा है। ये फास्फोरस घोलने वाले बैक्टीरिया है, ये फास्फोरस घोलने वाला फंगस है, फफूंद। इसके बाद जिंक सोलराइजिंग बैक्टीरिया, ये जिंक और सल्फर दोनों को सोलराइज करता है। देन ये पोटाश को घोलने वाले जीवाणु है। ये एजेटोबैक्टर, गेड़ दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया काम में आता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। देन एजोस्पाइरिलम है, ये भी गेड़ दलहनी फसलों में जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और लास्ट में है एसिटोबैक्टर, ये गन्ना जैसी फसल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और लास्ट में एक है हमारा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा और एक्ट एंडोमाइकोराइजा। तो हमारी खेती में जो काम में आने वाला माइकोराइजा है वो एंडोमाइकोराइजा होता है, यानी पौधे की जड़ों के अंदर घुस के अपनी संख्या को बढ़ाना और मिट्टी में पड़े हुए जो तत्व हैं उनको सरल रूप में ला करके पौधे को दे देना। ये काम होता है माइकोराइजा का। कितने प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं अलग खेती में जो सहायक होते हैं? अगर हम लोग केवल जैव उर्वरकों की बात करें तो कम से कम ये 14 से 15 प्रकार के अलग अलग ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी जरूरत हमारी खेती में होती है। तो ये सब आप कहाँ से तैयार करते हैं? ये सबसे पहले ढूंढे जाते हैं मिट्टी के अंदर। कौन सी मिट्टी के? तो ऐसी मिट्टी के अंदर जिस क्षेत्र में आपको काम करना है। उदाहरण के तौर पे आज अगर मैं इंदौर जिले में काम कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ, तो मेरी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि मुझे मेरे ही इस जिले के आसपास के जंगल विस्तार वाले क्षेत्र की मिट्टी लेकर के आना है और उसमें से अच्छे अच्छे सूक्ष्म जीवों को चुनना है और उनको चुनने के बाद लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवा करके हमारे किसान भाइयों को पहुंचाना है जी। तो उसका बकायदा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो आप सबसे पहले करेंगे प्राइमरी स्क्रीनिंग, जिसमें आप ये जानते हैं कि मेरे काम का कौन सा है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में मतलब क्या हुआ कि आप उसको और प्यूरिफाई करते हैं और दूसरे जो बायोकेमिकल जो कैरेक्टराइजेशन होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो सारे लगाने के बाद आप एक निश्चित उस बैक्टीरिया पे आएंगे कि हाँ, अगर ये 10 प्रकार के पीएचबी मुझे मिले हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोरस को घोल के देने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, फिर उसको मैं अपना एज ए पीएचबी चुनूंगा। तो फिर ये डालकर पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फंगस डाल के वो गुड बैक्टीरिया गुड फंगस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जी हाँ, यही काम करते हैं ना एक तरीके से, ये जी मल्टीप्लायर है। हाँ, अब जैसे अगर ये बॉटल के अंदर है तो प्रति ml के अंदर लगभग 10 करोड़ की संख्या में ये इनकी कोशिकाएं होगी। यानी 1 लीटर की बोतल है तो उस 1 लीटर की बोतल में भी 1 ml के अंदर 10 करोड़
की संख्या में ये पाए जाएंगे, उपस्थित होंगे बैक्टीरिया। और जब हमको इस बॉटल को छोड़ना है फील्ड में, सॉइल में अप्लाई करना है, तो इसका डोज रहेगा 1 लीटर पर एकड़। आप इसको गोबर की खाद के साथ, केचुआ खाद के साथ, या ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हर जोन का हर कितने किलोमीटर बाद ये बदल जाते हैं? कम से कम आप मान के चलिए कि जहां जहां तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, अगर मैं मध्य प्रदेश से राजस्थान की बात करूं या आपके उत्तराखंड की बात करूं, तो इस तरह से हर स्टेट वाइज ये फ्लोरा चेंज होगा। अच्छा। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो उसी क्षेत्र के लिए अनुकूलित हुआ है। तो अगर मुझे किसी दूसरे राज्य में भेजना है तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी, उसी राज्य के उसी जोन से मैं सबसे पहली बार मिट्टी कलेक्ट करूं, उसमें से अच्छे वाले फ्लोरा को आइसोलेट करूं, उसके बाद फिर उसी क्षेत्र के किसानों को वहां वाला फ्लोरा भेजा जाए। तो आपकी ये पूरी लैब उन अच्छे बैक्टीरिया को यहाँ पर डेवलप करती है, ग्रो करती है। तो सबसे पहले तो ढूंढने में लगी हुई रहती है। ढूंढने के बाद उसको आइसोलेट करने के बाद चयन करती है कि मुझे अब किसका चुनाव करना है। वो चयन होने के बाद फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं। फिर वो किसानों तक पहुंचते हैं। हाँ, तो चलिए वो आप फिर स्टेप बाय समझाइए कहाँ पर कैसे क्या होता है। चलिए आइए आप लोग। तो जैविक तरीके से खेती करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से माइक्रोबायोलॉजिस्ट गुजरते हैं, उसका एक चरण, पहला चरण यही है। हाँ सर। तो अब ये हमारा जो रूम है, इस रूम का नाम है मीडिया प्रिपरेशन रूम। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले आते हैं सॉइल टेस्टिंग पे। तो सॉइल टेस्टिंग के केस में क्या होता है, हमारे पास में सभी तरह के फार्मर्स आते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं। हाँ, तो दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। तो पहले अगर बेसल डोज में किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ है तो उसके 1 पानी देने के बाद या 2 पानी के देने के बाद फिर वहां पर बैक्टीरिया का इनोकुलेशन सॉइल में किया जाता है या उसको उपयोग में लाया जाता है, ताकि केमिकल का भी रिजल्ट आए लेकिन केमिकल कम से कम डालना पड़े। इंटीग्रेटेड अप्रोच का ये फायदा है। तो यहाँ पर ये अभी क्या हुआ, यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा एक सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसान का नाम लिखा है श्री राम बाबू पाटीदार जी। तो उनका जब ये सॉइल सैंपल आया था तो उसमें हमने क्या क्या चेक किया, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, मिट्टी का पीएच मान कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, बोरॉन, कॉपर, फास्फोरस, वहाँ का ईसी क्या है, सल्फर कितना है, आयरन कितना है। तो अभी इसमें क्या ठीक है और क्या गड़बड़ है? अब ये जितने भी ग्रीन आपको इमोजीज दिख रहे हैं, आपको स्माइली वाले, ये सब अच्छा है, नॉर्मल रेंज में है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, जिनका मूड अभी खराब है थोड़ा सा, ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है, ये बोरॉन और सल्फर की यहाँ पे कमी आई है। हाँ, तो बोरॉन की कमी हमारे क्षेत्र में पिछले कई सालों से आ रही है और सल्फर की कमी हमारे इंदौर जिले में बहुत ज्यादा आ चुकी है। मतलब क्यों? यहाँ पर सोयाबीन ज्यादा लगी है? हाँ, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में हम लोगों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन के अलावा किसी की खेती करी ही नहीं है। तो अब सोयाबीन अपने आप में एक तिलहन है, तो तेल को बनाने के लिए सोयाबीन को सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। तो सोयाबीन ने पिछले 30 सालों से 35 सालों से लगभग सल्फर पूरी तरह से निचोड़ लिया है मिट्टी में से। तो किसान भाइयों को अलग से सल्फर की उपलब्धता करवानी पड़ेगी, तब जाके उनकी सोयाबीन का उत्पादन बनेगा। तो आप अब ये बोरोन और सल्फर को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब सबसे पहले जो मैंने खाद बनाने का एक प्रक्रिया आपको समझाई थी शुरू में, तो हम लोग सबसे पहले किसान भाइयों को ये बोलते हैं कि आपके पास में जो गोबर का खाद पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो आप उसको अच्छे से बनाइए, पकाइए। तो उसके लिए 4 से 5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा और लंबाई में जितना आपके पास में स्थान है उतना आप लंबे लंबे बेड बना सकते हैं, पिट बना सकते हैं। उसके ऊपर अगर किसान भाइयों को जिनको भी जानकारी है जीवामृत के बारे में, तो आपको उसके लिए भी कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई ऐसा वेस्ट डिकम्पोजर या वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवामृत के अंदर ऐसे जीवाणु भी पाए जाते हैं जो कृषि अवशेषों को सड़ा के गला के अच्छा पका हुआ खाद बनाने में मदद करते हैं। तो आप बनाइए सबसे पहले जीवामृत का घोल बनाना बहुत आसान है। 200 लीटर पानी में आपको 10 किलो देसी गोवंश का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 5 किलो बढ़िया पीपल के पेड़ की मिट्टी लेना है। उसको आप रखेंगे 3 से 4 दिनों के लिए। 3 से 4 दिन के बाद वो 200 लीटर का जो घोल है उसको आप डालेंगे 10 टन गोबर के ढेर के ऊपर। तो 10 टन के लिए 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। तो जो खाद आपका गड्ढे के अंदर 1 साल में पक रहा था, वो भी कैसा, आधा कच्चा आधा पक्का, वो जमीन के ऊपर ही मात्र 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बस उसके अंदर आपको नमी बनाए रखना है। तो जब ये काम हो जाएगा, अब बारी आती है उस खाद के एनरिचमेंट की, कि अगर मुझे उस खाद के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी केमिकल फर्टिलाइजर को। तो अगर मान लीजिए आपने डाइअमोनियम फॉस्फेट का एक कट्टा बंद कर दिया है और आप बोलेंगे कि साहब मेरे को पहले साल से जैविक खेती करना है, तो क्या होने वाला है कि डीएपी जैसे ही आपने हटाया वहां से, आप फास्फोरस की पूर्ति अगर पूरी नहीं कर पाए तो आपका उत्पादन कम होगा।
इसी प्रकार से पोटाश कम डाला तो पोटाश की कमी के लक्षण फसलों में आएंगे, नाइट्रोजन की कमी के आएंगे। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर मैं कोई केमिकल बंद कर रहा हूँ तो उसको रिप्लेस किसके द्वारा करूँ। तो अगर मैं सादा गोबर का खाद डाल रहा हूँ तो मुझे डालना पड़ेगा 1 बीघा में कम से कम 4 टन प्रति बीघा। और अगर मैं केचुआ खाद डाल रहा हूँ तो मुझे सोयाबीन, गेहूं, चने जैसी फसलों में डालना पड़ेगा 1 टन, आलू, लहसुन, प्याज और सफेद मूसली जैसी फसलों में डालना पड़ेगा 2 टन केचुआ खाद। 2 टन तब जाके उनके पोषक तत्वों की पूरी पूर्ति हो पाएगी। नहीं तो फसलों में अगर कमी आई तो फिर किसान भाई फिर आके अपनी समस्या बताएंगे कि साहब हमने जैविक खेती करी थी, उत्पादन कम हो गया। तो उत्पादन कम हुआ है पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो हमको फसल को चुनना है पहले तो कि हमको क्या फसल लेनी है, फिर उस फसल का एक डाइट प्लान तैयार करना है। जैसे हम इंसानों का भी एक डाइट प्लान होता है कि मेरी इस फसल की जरूरत कितनी है उसको मैं समझूं और उतनी मात्रा में उसको उसके पोषक तत्व दे दूं। वो तो देने के बाद जी फिर ये संतुलन आता है। संतुलन। तो अभी आपने जीवामृत की बात की, तो जीवामृत में क्या कंप्लीट जीवामृत है सॉइल के लिए, या उसमें हर प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता है, या जो दावे भी करते हैं? नहीं, जिस प्रकार के दावे किए जाते हैं, आप लोगों ने अधिकतर किसी चैनल के माध्यम से या किसी पत्रिका में, मैगजीन में देखा होगा, ये दावे पूरी तरह से सही नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जीवामृत में सूक्ष्म जीवों का सोर्स क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए। आपने मिट्टी ली है तो जिस क्षेत्र की मिट्टी में जो जीवाणु होगा वही जीवामृत में पैदा होने वाला है। फिर जिस देशी गोवंश का गोबर आपने इस्तेमाल किया है उसके इंटेस्टाइन से होता हुआ वो गोबर बाहर आया है, घास चारा से पचने के बाद गोबर बना, तो उस गोबर में जो जीवाणु होंगे वही आपके जीवामृत के ड्रम में मल्टीप्लाई होने वाला है। तो कोई भी अगर ये बोले कि साहब मेरे इसमें तो ये भी है वो भी है, इतने सारे जीवाणु नहीं होते हैं। जो गाय का जो नॉर्मल फ्लोरा होगा वो, प्लस साथ ही साथ में जिस जगह की मिट्टी ली उस मिट्टी में जो जीवाणु पहले से है वो मिलेगा, वो ही उसके अंदर पनपेगा और कोई नहीं पनपेगा। और जरूरी नहीं कि वो सॉइल के लिए उतना पर्याप्त हो। हाँ। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का जो टाइम होता है वो मल्टीप्लिकेशन का भी टाइम बैक्टीरिया के लिए लगभग एवरी 20 to 30 मिनट होगा जनरेशन टाइम, कि हर बैक्टीरिया लगभग 20 से 30 मिनट में अपनी संख्या को दोगुना कर रहा है, डबल कर रहा है। फंगस थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग होता है तो वो धीमे धीमे 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद बढ़ेगा, और एक्टिनोमाइसिट्स उनसे भी ज्यादा स्लो ग्रोइंग होता है तो वो बढ़ेंगे 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो वो कब बढ़ते हैं एक्टिनो? घोल में तो बहुत कम संख्या में होंगे, लेकिन जब आप जीवामृत को मिट्टी में छोड़ देते हैं, बहा देते हैं पानी के साथ, तब वो खेतों में जाके ज्यादा एक्टिनोमाइसिट्स बनते हैं। तो एक्टिनोमाइसिट्स की पहचान क्या है कि जब पहली बारिश होती है तो आपको मिट्टी से एकदम भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वो खुशबू आने का कारण ही वो एक्टिनोमाइसिट्स है। और वो एक्टिनोमाइसिट्स क्या होगा? बैक्टीरिया और फंगस का कनेक्टिव लिंक को एक्टिनोमाइसिट्स कहा जाता है। चलिए, अब ये आपका टेस्टिंग वाला, जी, ये सॉइल टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप रखते होंगे या कहाँ पर रखते हैं, कैसे होता है? हाँ, यहाँ से ही सारे सैंपल प्रोसेस किए जाते हैं। तो ये अलग अलग जो सैंपल कलेक्टर्स हैं, ये पूरा सैंपल सक करके लोड करके अंदर ही पूरा केमिकल रिएक्शन होता है इनका अलग अलग रिएजेंट्स के साथ में, और डिस्प्ले में हमको यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। कितनी देर में हो जाता है ये प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस लगभग 1.5 घंटे में हो जाता है, और 14 पैरामीटर्स पे ये रिपोर्ट हमको मिलती है। हाँ जी। तो ये सब यहाँ पर, अब ये हमारा जैसे स्टीरियोजोम माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जितने भी हमारे किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनकी फसलों के सैंपल ले करके उनकी फसलों के सैंपल को हम लोग जैसे LS और TS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और क्विंटल सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, और यहाँ पे पेट्री डिश में उस सैंपल को रखते हैं। फिर यहाँ से जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको डायरेक्टली ये पता चलता है कि अगर उस प्लांट की लीफ में, स्टेम में या रूट्स में किसी भी तरह का कोई कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट का अगर अटैक हुआ है तो वो स्पीशीज कौन सी है, उसका लोड कितना है, उसका काउंट कितना है, कितनी भारी मात्रा में उसने अटैक किया है, वो पूरा उसका निर्धारण हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। तो जैसे ही ये 10 से 15 मिनट में हमारा डायग्नोस होता है, हम लोग फार्मर्स को पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं कि आपकी फसल में ये कीड़ा लग चुका है या कोई ये वाली कोई फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसका ट्रीटमेंट ये है। तो सबसे पहले उन किसान भाइयों को घरेलू ट्रीटमेंट बताया जाता है कि आप अपने घर पे क्या बना सकते हैं, जैसे तांबे के बर्तन वाली छाछ, 5 पत्ती काढ़ा, दशपर्णी अर्क, इस तरह के सारे फॉर्मुलेशंस उनको सीखा करके फिर भेजा जाता है। और कुछ कुछ इमरजेंसी वाले केसेस में जो किसान भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं, वो थोड़ा बहुत केमिकल का यूज करते हैं, तो उनको सही सलाह फिर केमिकल की भी दी जाती है कि आप किस प्रकार से कौन से टेक्निकल का यूज करें। आपको ऐसा नहीं करना है कि हम दुकान पे गए और 4-5 तरह की अलग अलग दवाइयां मिला करके एक कॉकटेल बना के डाल दी।
है ना। तो आप वही लीजिए जिसकी जरूरत है। और ये सब क्या हाँ, अब जैसे ये हमारा पीएच मीटर है, तो अच्छा। सॉइल का पीएच हम लोग इससे चेक कर पाते अच्छा, पहले हैं। सॉइल टेस्टिंग भी कर लेते हैं हाँ, लोग। तो सॉइल टेस्टिंग जो इसमें हुआ है, हाँ। तो ये केवल इसी तरह से पीएच मीटर है, pH ये हमको सॉइल का पीएच बता सकता है, वाटर का पीएच बता सकता है। अच्छा। देन ये साइक्लो मिक्सर है, किसी भी मटेरियल को मिक्स करने के लिए टेस्ट ट्यूब में उसका यूज होता है। ये मैग्नेटिक स्टीरर है, ये हमारा डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर है, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की टेस्टिंग के लिए इसका काम में लिया जाता है। ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो जब हमारा कोई भी कल्चर हमारे इस बैच में बनता है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देखते हैं कि उसका लोड कितना बढ़ रहा है, उसका काउंट कितना बढ़ रहा है, वो हमको इससे पता चलता है। ये सेंट्रीफ्यूज है, तो अगर हमको किसी कल्चर के ब्रॉथ में से ओनली प्योरली बायोमास को सेपरेट करना है और सुपर नेट्रेंट को अलग करना है, तो इसलिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये वाटर बाथ है, ये इंक्यूबेटर है, कि आपको किसी भी बैक्टीरिया को या फंगस को किसी फेवरेबल टेम्परेचर रेंज पे ग्रो करवाना है, तो उसके लिए हम लोग इंक्यूबेटर का यूज करेंगे। ये हॉट एयर ओवन है, तो कल्चर बनाने के दौरान जितने भी ग्लासवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करेंगे। ये अल्ट्रा डीप फ्रीजर है, जो -80 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी सैंपल को प्रिजर्व करके रख सकता है। तो जो बैक्टीरिया है, कुछ स्पोर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। देन इसके बाद में जैसे ये था हमारा मीडिया प्रिपरेशन, मीडिया पूरा बनने के बाद उस मीडिया को यहाँ पे लेकर के आया जाता है, ये ऑटोक्लेव में। तो ऑटोक्लेव मशीन में क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 पाउंड प्रेशर के साथ उस पूरे के पूरे कल्चर के भोजन को, उस बैक्टीरिया के भोजन को इसके अंदर फ्लास्क के अंदर रख करके पकाया जाता है। तो पकाना क्यों पड़ा, क्योंकि जो मीडिया आपने इस्तेमाल किया, न्यूट्रिएंट मीडिया, उसको बढ़ाने के लिए, और जो पानी यूज किया, अगर उसमें गलती से कोई बैक्टीरिया आ चुका हो पहले से, उसको खत्म करने के लिए, ताकि हमारा बाद में जो ऐच्छिक या डिजायर ऑर्गेनिज्म है, केवल वही ग्रो कर सके। जब ये अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर देगा, उसके बाद इस मीडिया को ठंडा करके यहाँ से निकालेंगे और इस पासिंग विंडो से ट्रांसफर करके उसको शिफ्ट कर देंगे इनोकुलेशन चेंबर में, जो होता है हमारा लेमिनार एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट। और जो कल्चर के जो स्लांट्स होते हैं, उसको हम लोग इस तरह से फ्रिज में भी रखते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सारे कल्चर्स होते हैं, जिनको इस तरह से टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इसको कहा जाता है स्लांट। तो इसके अंदर प्योर मदर कल्चर होता है। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर क्षेत्र के हमको अलग अलग, तो ये आपको ढेरों जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा खजाना है। तो ये वो खजाना है, ताकि सबसे आप मैच करते हैं। जी जी जी, ये देखिए आप, ये सारे फ्रेश अभी कितने बड़े एरिया तक के हैं ये 3 राज्यों के हैं। 3 राज्यों के हैं। 3 राज्यों की देखिए सॉइल है, जिससे ये सारा खजाना तैयार हुआ है। 3 राज्यों की अलग अलग मिट्टी से, हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो अभी जिन क्षेत्रों में हमारा काम है, हम लोगों ने वहां से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके उसमें से इन कल्चर्स को आइसोलेट किया हुआ है। अभी आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया को लेकर लोगों को लगता है कि मीडिया में कहीं केमिकल तो यूज नहीं होता किसी प्रकार का, जिससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सप्लीमेंट इस प्रकार के होते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कार्बन सोर्स और नाइट्रोजन सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, और कुछ मीडिया नेचुरल सोर्स वाले होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में अधिकतर नेचुरल सोर्स वाले जो मीडिया होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करवाया जा सके। क्योंकि फील्ड में भी उस बैक्टीरिया को जाने के बाद खाना तो सब नेचुरल है, वहां तो कोई उनको केमिकल खिलाने वाला नहीं है। तो उसको ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ा जाता है कि वो जब वहां जाए तो वहां भी वो फल फूल सके, बढ़ सके। तो लेकिन केमिकली भी होता है। केमिकली भी होता है। अब हम आ गए, फिर अब हम लोग आ गए हैं इनोकुलेशन चेंबर में। तो अब जो स्लांट मैंने आपको फ्रिज में दिखाए थे, उसमें प्योर मदर कल्चर है हमारा। मदर कल्चर को सबसे पहले लिया जाएगा इस तरह की पेट्री डिश में। जैसे ये पेट्री डिश है, इसके अंदर आपको नीचे ये जो लेयर नजर आ रहा है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। इसी तरह से हर फ्लोरा का मीडिया अलग अलग हो सकता है, उसके कंपोजिशन के आधार पे, उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो उस प्लांट में से सबसे पहले उस बैक्टीरिया को हम लोग इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इनोकुलेट करेंगे। कहां पर? यहाँ पर या यहाँ पर। ये लेमिनार एयर फ्लो है, ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। तो जैसे ये स्लांट है, अभी तो ये खाली है, लेकिन जब इसमें ग्रोथ आता है तो स्लांट में से ट्रांसफर होगा प्लेट के अंदर। तो इसकी प्यूरिटी का ध्यान रखा जाता है सबसे पहले, उसके लिए टेस्टिंग होती है, उसको कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में ये पता लगाया जाता है कि जो बैक्टीरिया आपने इसके अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, क्या वो खराब तो नहीं हो चुका है। अगर मान लीजिए इसी लेवल पे कोई कंटामिनेशन आ गया तो हम इस चीज को डिस्कार्ड कर देंगे,
बाहर कर देंगे। अगर ये प्योर है तो प्योरिटी चेक करने के बाद ही इसमें से प्लेट के अंदर ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो टेस्टिंग करने के बाद हम लोग उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जैसे नॉर्मल बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। तो इसके अंदर स्लाइड बना के रखा, हमने देखा कि प्यूरिटी है या नहीं है। एक बार प्यूरिटी आने के बाद फिर वो अगले लेवल पे जाएगा। तो जैसे ही प्लेट में इसका फुल ग्रोथ आता है, तो जैसे मान लीजिए ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ हमको ऐसा फुल प्लेट में नजर आ रही है इस तरह से। अब हमको ट्राइकोडर्मा को लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई करना है। तो प्लेट में ग्रोथ आने के बाद अब इसका प्यूरिटी चेक होगा। ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है। अब इसमें एक बार फुल ग्रोथ आने के बाद अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करवाना है लार्ज स्केल पे। तो इससे कितना मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना? इससे हम लोग कम से कम 20 से 25 फ्लास्क में तो आराम से कर पाएंगे। और भी अच्छे से किया तो 50 से 60 फ्लास्क में इससे इनोकुलेशन हो सकता है जी। अब एक बार जैसे ही इसमें ग्रोथ आ गया तो हमको, जैसा कि मैंने बताया कि लार्ज स्केल पे जाना है, तो अगले वाले लेवल को कहा जाता है शेकन फ्लास्क लेवल। शेकन फ्लास्क लेवल। तो अब हम लोग नेक्स्ट तो एक बार आप ये सारे कल्चर की भी एक बार आप डिफरेंट कल्चर है। तो इसमें ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे जैव उर्वरक हैं, यानी बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग प्रकार के तत्वों को घोल करके पौधे को देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, बेसिलस अमाइलो लिक्विफिशियंस है, पीएसबी है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, बेसिलस सब्टिलिस है, एजोस्पाइरलम लिपोफेरम। तो ये सारे हो गए बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में ये सारे हैं बायो पेस्टिसाइड्स। तो ये जो सबसे पहला वाला प्लेट आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर का फंजाई है जिसमें, ये है बिवेरिया बासियाना। जितने भी तरह की अलग अलग प्रकार की जो कैटरपिलर्स आती हैं, कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए इस फंजाई का यूज किया जाता है। इसका स्प्रे बना के फिर स्प्रे किया जाता है। हाँ, तो जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो इसके जो स्पोर्स हैं वो इसके फार्मुलेशन में होते हैं, सस्पेंशन में होते हैं, और पानी के अंदर इसको डाइल्यूट करके किसान भाई सीधा इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई पेस्ट जमीन के अंदर है तो जमीन के अंदर भी इसको सॉइल एप्लीकेशन में दिया जा सकता है। फिर है उसके बाद मेट्राजियम एनिसोपिली एम है। ये गोबर में एक कीड़ा आता है जिसको कहा जाता है व्हाइट ग्रब, सफेद लट। बॉडी व्हाइट रहती है उसकी और उसका जो मुंह है वो रेड कलर का होता है। तो पायरिला और व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए इस फंगस का यूज किया जाता है। फिर है निमेटोड्स, जिसके कुछ वीडियो भी मैंने आपको बताए थे। तो गार्लिक और ऑनियन में निमेटोड कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका यूज किया जाता है। तो ये है पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस और ये है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम। तो निमेटोड्स के अंडे और लिविंग निमेटोड्स, जुवेनाइल्स भी, ये दोनों फंगस कंट्रोल करती हैं। उसके बाद है वर्टिसिलियम लेकानी। जितने भी तरह के सकिंग पेस्ट हैं, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, उन सभी सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने का काम वर्टिसिलियम लेकानी का होता है। ये भी यही है पेसिलो। देन ये तो हमारे हो गए बायो फर्टिलाइजर, ये बायो पेस्टिसाइड, ये हो गए सभी तरह के बायो फंजीसाइड्स। तो इसमें ट्राइकोडर्मा की ये 5 अलग अलग स्पीशीज हैं। तो इन 5 स्पीशीज में से एक है ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, एक ट्राइकोडर्मा हेमेटम, रेसी और कोनिनगाई। तो वही वापस से अब टेम्परेचर जोन वाली बात आ गई कि अगर मुझे मध्य प्रदेश में देना है तो मैं विरिडी और हार्जियनम पे जाऊंगा, और अगर मुझे रोहित जी के पास में अगर उत्तराखंड में भेजना है तो मैं कोनिनगाई और हेमेटम पे चला जाऊंगा। तो ये कहाँ से डेवलप किए गए हैं? ये सॉइल में से ही आइसोलेट किया हुआ है। तो ये ठंडे तापमान पे काम करने वाली स्पीशीज है। अच्छा। ये गर्म तापमान वाले क्षेत्रों पे काम करने वाली स्पीशीज है। तो ये गर्म वाले कहाँ से निकली है? अलग अलग क्षेत्रों के सैंपल से, मिट्टी से, हमारे जोन से। आपके जोन वाली? हाँ जी। अब ये सारे कल्चर कलेक्ट करने के बाद हम लोग जब लार्ज स्केल पे जाते हैं तो इस तरह के जो फ्लास्क हैं उनके अंदर पहले मीडिया प्रिपरेशन किया जाता है। तो हर बैक्टीरिया और अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग मीडिया बनाते हैं। बनाने के बाद प्रोसेस वही है, ऑटोक्लेव में ले गए, स्टरलाइज किया, ठंडा किया, इनोकुलेशन कर दिया, प्लेट में से फ्लास्क में। अब ग्रोथ कैसी आती है वो मैं आपको यहाँ दिखा। अब वहां पे जब इनोकुलेशन हो चुका है तो इनोकुलेशन के बाद में उन सभी कोनिकल फ्लास्क को इस शेकर के ऊपर लगा दिया जाता है। शेक क्यों करना होता है ऐसा? शेक इसलिए करना होता है ताकि जो मीडिया आपने डाला है वो घुल सके। हर एक कोशिका को अपने शरीर के चारों तरफ से वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना रहता है, अवशोषण करना रहता है। अगर मैं उसको डालने के बाद सीधा रेक में जमा दूंगा तो एब्जॉर्प्शन केवल एक सिंगल लेयर सरफेस से होने वाला है, वो पूरी तरह से उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। हिलाने से क्या हो गया है, न्यूट्रिएंट भी वो तेजी से एब्जॉर्ब करेगा, एरेशन अच्छा होगा, वो क्योंकि नीचे का जो फ्लोरा है वो ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो प्रॉपर उसकी पूरी होगी, वो तेजी से ऑक्सीजन लेगा, नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा लेगा। तो ये कितना समय इसका निर्धारित होता है?
इस प्रोसेस का? ये डिपेंड करता है स्ट्रेन के ऊपर, यानी स्पीशीज के ऊपर। अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो 24 घंटे से लेके 48 घंटे में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। फंगस है तो उसको 3 दिन या 4 दिन के लिए भी रखना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज, ऐसा है। जैसे मैं ये आपसे सारे सवाल पूछ रहा हूँ ना जी, मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, क्या जी। किसान भी ये सब चीजें जानने की कोशिश करता है? बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं। तो अब किसान भाइयों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि जब भी वो सैंपल लेकर के आते हैं, हमारा प्रोसेस भी देख करके समझ के जाते हैं, और उनके भी मन में जिज्ञासा तो आती है। तो वो जब उनके अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं तो फिर हम उनको समझाने के लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक है। तो जब एक बार यहाँ पे ग्रोथ आ गई तो फिर इसको शेकर से निकाल करके स्टेशनरी फेज में रेक के अंदर लगा दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इन सभी फ्लास्क के अंदर ये जो ग्रीन कलर का जो फंगस आप देख रहे हैं, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है। तो यहाँ पर प्रॉपर डेवलप हो चुका है, इसमें अभी थोड़ा कम है। तो अभी जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो लगभग आपको पीछे वाला जो फ्लास्क है, ऐसा एक ग्रीन फंगल मेट देखने को मिलेगा। रहेगा ये वो ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर ही। और जैसे ही उसका लेयर अच्छा हेवी हो जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर एक और नया लेयर आ जाएगा। ये है। तो इसी तरह से ये ट्राइकोडर्मा है, ये बेसिलस अमाइलो लिक्विफिशियंस है। उसके अलावा फिर ये पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस है, जो निमेटोड कंट्रोल करने वाला फंजाई था। इधर सामने फिर बिवेरिया बासियाना, कैटरपिलर कंट्रोल के लिए, जो मैंने बाहर भी बताया। इधर मेट्राजियम एनिसोपेली। फिर ये भी हमारी सारी सब डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम निमेटोड्स के कंट्रोल के लिए, और वो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाला वर्टिसिलियम लेकानी। अब जब एक बार यहाँ हमको ग्रोथ मिल गया तो ये शेकन फ्लास्क लेवल यहाँ पे रेट तैयार हो गया। अब जब भी हमारे पास में लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमको करवाना है, या जब ऑर्डर आएगा, तब हम लोग उसको अगले लेवल पे लेकर के जाते हैं फर्मेंटर के साथ। और यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो शेकर आप देख रहे हैं, ये भी ऐसे फ्लोरा है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ग्रो कर जाएंगे। अगर इनको भी कोई फेवरेबल टेम्परेचर रेंज चाहिए तो फिर हमारे पास में रहता है शेकर इंक्यूबेटर। तो इसके अंदर हम लोग इसी फ्लास्क को रख देंगे और टेम्परेचर यहाँ से सेट कर देंगे। यहाँ भी ऑटोमेटिक। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो भी हमको सेट करनी है, वो रेंज हम लोग यहाँ पे सेट करके उसको ग्रो करवाते हैं। तो हमने थोड़ा जल्दी होता है ऐसा? इसमें फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा। अब ये क्या कहलाएगा, आपका सीड मदर इनोकुलम। हाँ, ठीक है। तो इस वॉल के ठीक पीछे एक आरओ वाटर यूनिट है और एक कूलिंग टावर लगा हुआ है। तो सबसे पहले बाहर से इस मशीन के अंदर आएगा आरओ वाटर। इसको कहा जाता है फर्मेंटर। तो सबसे पहले आरओ वाटर इसके अंदर आया। अब जो बैक्टीरिया आपको डेवलप करना है, या जो फंगस आपको डेवलप करना है, उसका जो स्पेसिफिक मीडिया है वो आपने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद में आप यहाँ कंट्रोल पैनल से इसका टेम्परेचर, पीएच सब सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर वहां पे आपको डिस्प्ले में दिखता रहेगा, अंदर उस मीडिया का पीएच क्या चल रहा है वो भी आपको दिखता रहेगा, पता चलता रहेगा। अब जैसे ही आपका ये एक बार मीडिया तैयार हो गया, आपने इसको पूरा स्टरलाइज किया है, जैसे हम लोगों ने ऑटोक्लेव में किया था छोटे छोटे फ्लास्क को। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर तो रहेगा 121 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 60 मिनट्स के लिए आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा। वहां पे आप 20 से लेकर 30 मिनट के लिए कर रहे थे। तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? 1000 लीटर पर बैच, सिंगल बैच में 1000 लीटर एक ही बार में ये बाहर कर देगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये फिर से वही वेराइटी पे डिपेंड करेगा कि वो बैक्टीरिया है या फंगस है। बैक्टीरिया है तो 24 घंटे से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में हमारा एक बैच कंप्लीट हो जाता है। बैच कंप्लीट होने के बाद ये जो फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन से ये प्रोडक्ट आएगा सीधा यहाँ राउंड टेबल पर, ठीक है। और इसके ठीक पहले, क्योंकि जो कल्चर अंदर डेवलप हो रहा है उसको भी एरेशन चाहिए, तो एयर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एयर कंप्रेसर है। तो ये वाला जो आपको फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है, ये ऑक्सीजन इनलेट है। यहाँ से O2 अंदर जाएगी और जो भी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का यूज किया है तो बदले में वो क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो CO2 ऊपर वाले फिल्टर से बाहर हो जाएगा जी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो एक कंट्रोल कंडीशन में चलता है। यहाँ पर आपकी पैकिंग मतलब बैच रेडी है। हाँ, तो ये भी फिल्टर मेम्ब्रेन है, ताकि बाहर की जो हवा इसके अंदर जाती है तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो बाहर ही रह जाए और केवल शुद्ध हवा इसके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसी के अंदर कंटेमिनेशन आ गया तो आपका पूरा बैच खराब हो गया। अब प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपने बॉटल रखी और कन्वेयर बेल्ट पे एक एक करके बॉटल आएगी और यहाँ पे इनोकुलम आ जाएगा। यहाँ पे इनर कैपिंग लगेगा। इनर कैपिंग के बाद में आउटर कैप लग के यहाँ से बॉटल बाहर हो जाएगा, जैसे अमून हर इंडस्ट्री में बॉटलिंग होती है। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन होता है। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं,
इसको कहा जाता है अल्फा लेवल डिकेंटर सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, ये 16,000 आरपीएम पे काम करता है। ओह माय गॉड। तो अगर किसी व्यक्ति की डिमांड है कि मुझे नैनो बायो फर्टिलाइजर चाहिए, हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में एकमात्र हमारी कंपनी है जो नैनो बायो फर्टिलाइजर भी बनाती है। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमारी फिनिश लाइन को फिर बॉटल वाली लाइन में नहीं जाने देंगे, यहाँ सीधा connect यहीं कर- से पाइपलाइन यहाँ पे कनेक्ट कर कर देंगे देंगे। और ये 16,000 आरपीएम पे इसको रोटेट करके ये वाला जो आउटर फिनिश लाइन है यहाँ से हमको प्योर बायोमास मिलेगा। तो अगर आपने 1,000 लीटर को प्रोसेस किया है तो उसके अंदर ड्राई बायोमास मिलेगा आपको मुश्किल से 1.5 से लेकर 2 किलो। बाकी का पूरा मीडिया पार्टिकल, पानी वानी सब कुछ ये बाहर कर देगा। तो मीडिया पार्टिकल वो हार्मफुल तो नहीं होता? वो हार्मफुल नहीं होते, वो हमारे ही लैंड में हम लोगों ने पीछे हमारी सब सब्जियां लगा रखी है घरों के लिए, हम लोग उसी में उसका उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये नैनो का मतलब क्या है कि नैनो का मतलब ये हुआ बहुत सूक्ष्म। बहुत ही बैक्टीरिया तो अपने आप में सूक्ष्म है, लेकिन आपने क्या किया है कि वो जो 1 लीटर की बोतल का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो उसको आपने इतने में 1 डाल ग्राम के एक कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिए। तो बोतल को तो पॉकेट में रखा नहीं जा सकता, लेकिन कैप्सूल को तो आसानी से कैरी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को ऐसे ही 10-10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप दे दी जाए, वो एक 10 कैप्सूल की स्ट्रिप अपने मतलब 10 बीघा का डोज लेके वो जेब में आराम से जा सेम सकता है। नैनो यूरिया जो सरकार करती है। वो नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट अलग है, अच्छा, वो लिक्विड में ही आएगा, लिक्विड फॉर्मुलेशन में। लेकिन ये तो अपन केवल कैप्सूल की बात कर रहे हैं। कैप्सूल की बात। मतलब 1 बीघा में केवल आपको 1 कैप्सूल डालना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें डिसॉल्व कीजिए, ड्रिप में दे दीजिए। तो अभी तक कितने फार्मर आपके साथ एसोसिएट हैं जो अभी रेगुलर कम से कम रेगुलरली 2,000 से ज्यादा किसान भाई हैं अलग अलग राज्यों के भी, साथ में एमपी के भी, जो सीधे हमारी लैब से जुड़े हुए हैं। ग्रेट। तो ये आपका जैव वाटिका जो आपका स्लोगन है, जी, स्वस्थ मृदा में ही स्वस्थ फसलें ली जा सकती है। जैव वाटिका पोषक तत्वों को सरल रूप में परिवर्तित करना। हाँ, तो pH हमारा जी हाँ, तो इन सभी सूक्ष्म जीवों का जो मुख्य रोल है, वो ये रोल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आपके जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, पीएच मान को बैलेंस करना, क्योंकि हर एक फ्लोरा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उस एसिड के द्वारा पीएच को बैलेंस करना पड़ता है। मृदा की संरचना में सुधार, जैसे मैंने बताया था कि मिट्टी कड़क हो गई है, उसको सॉफ्ट करना, बुरबुरा करना, जिससे एरेशन बढ़ जाए। एरेशन बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये वही दिया हुआ है, जल धारण क्षमता। देन हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण। तो जैसे जैसे बेनिफिशियल फ्लोरा बढ़ता है वो इनको सप्रेस करता चला जाता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करेगा, रोकेगा। फसलों की इम्यूनिटी में वृद्धि, यानी उसकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ में जब ये सब ठीक होगा तब जाके उत्पादन बढ़ेगा और क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये देखिए सबसे आखिरी फैक्टर है, और किसान चाहता है कि वो इसी स्टेप में उसको मिलना शुरू हो जाए, यानी पहली ही फसल से उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि वर्षों में हमने मतलब 50 साल में अपनी जमीन को खत्म किया है, खराब किया है, और हम सोचते हैं वो 6 महीने में उसी प्रोडक्शन को दे दे और उसी क्वालिटी का दे दे। तो यही मिसकंसेप्शन है। हाँ, इसीलिए जैविक खेती से इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। जी हाँ, क्योंकि अगर रोहित जी, अगर हम लोगों ने मिट्टी को खराब करने में 30 से 35 सालों की मेहनत की है, तो उसको सुधारना भी ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। उसको सुधारने के लिए हमको हमारा खुद का जी जान से लगना पड़ेगा, और 3 से 4 सालों के बाद आपको फिर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वो ऐसे परिणाम होंगे जितना कि आज के समय में कुछ ऐसे किसान भाई है जो केमिकल आधारित खेती से भी ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। और एक और बात मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि एक भ्रामक इतना प्रचार किया गया है, खासतौर से केचुआ खाद के बारे में, कि ये बुरा है और ऐसा है वैसा है। केचुआ खाद बहुत अच्छी चीज है, वो जीव भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि केचुआ आपकी पूरी मिट्टी को उलट पलट करके रख देगा और भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा तो सही, साथ में लंबे समय के लिए मेंटेन करके रखेगा, कार्बन भी बहुत तेजी से बढ़ाएगा। अब हम लोगों को खाली केचुए के बारे में नहीं सोचना है, केचुओं से भी महान मैं एक और जीव को मानता हूं, और वो है दीमक। दीमक हर आम किसान भाई क्या सोचता है कि दुश्मन है, वो फटाफट लाएंगे क्लोरोपाइरीफॉस का डब्बा, दीमक को मार देंगे। जबकि दीमक को कुदरत ने इसलिए बनाया था कि जो सूखा अवशेष बचा हुआ है उसको खा करके निपटाए, उस कचरे को वापस से वो भी खाद में बदलने का काम करता है। तो केचुओं से एक लेवल और मैं ऊपर दीमक को रखता हूं। तो दीमक की आपने बड़ी बड़ी बाम्बियां देखी होगी, उनके घर देखे होंगे, वो मिट्टी के कणों को जोड़ जोड़ के अपना घर बनाता है। तो जितना ऊपर वो दिखता है ना, उससे 2 गुना वो जमीन के अंदर फैलता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी।
अब क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है और जब बारिश का पानी आता है तो उन्हीं बाम्बियों के माध्यम से, क्योंकि दीमक की जो विष्ठा है उसमें भी अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो पानी के साथ में मिल करके घुल करके आपके खेतों में अंदर ही अंदर चैनलों में बहके चले जाते हैं, क्योंकि दीमक की सुरंगें बहुत लंबी लंबी होती है। तो दीमक आपने देखा होगा कभी भी हरी पत्तियों को नहीं खाएगा, वो हमेशा सूखी टहनियों को, सूखी लकड़ी को ही खाता है। लेकिन किसान भाइयों ने उसको अपना दुश्मन मान रखा है, तो हमको उसको नहीं मारना है, उसको बचाना है। अभी आपने बात की जैसे ना वर्मी कंपोस्ट की, वर्म्स की बात की, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आइसिनिया फटीडा जो है वो तो विदेशी है, तो क्या ये केंचुआ देसी विदेशी वाला होता है फर्क? नहीं नहीं, आप जिसको भी अगर आप विदेशी मान रहे हैं या आपने कहीं सुना है, तो वो जिस देश से आया है कहीं ना कहीं है तो हमारी धरती के ऊपर ही। भले ही आपने साउथ अफ्रीका का केचुआ इस्तेमाल किया या ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल किया है, भले ही वो वहां के वातावरण में पला बढ़ा है, लेकिन काम तो वो निश्चित रूप से मिट्टी के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आपने वहां का फ्लोरा यहां भेजा या यहां का केचुआ वहां भेज दिया, काम वो फिर भी कर जाएगा। तापमान अनुकूल अपन मान सकते हैं कि वो टेम्परेचर भले बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन अगर हेवी मेटल्स साउथ अफ्रीका वाला केचुआ छोड़ रहा है तो वही हेवी मेटल्स हमारा भारत का केचुआ भी छोड़ता है। जबकि उसका दुष्प्रचार इस प्रकार से किया गया है कि साहब भारत का केचुआ अगर है तो वही आप उपयोग कर लीजिए, वो कभी भी हेवी मेटल नहीं छोड़ेगा, और आइसिनिया अगर आप लाए तो वो हेवी मेटल ही छोड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है पूरी तरह से। तो कम से कम हमको किसी भी बात की तह तक जाना है, उसकी गहराई तक जाके उसको समझना है, उसके बाद अपने खेती में अप्लाई करना है। आप लोग चाहे कितने भी न्यूज़पेपर या मैगजीन या चैनल के माध्यम से जो किसान भाई जानकारियां लेते हैं और अपनी खेती में काम में ले रहे हैं, आप सभी विधियों को अपनाएं और आप ये देखें कि आपके क्षेत्र में कौन सी विधि ज्यादा फायदा दे रही है, आप उस ट्रैक पे चलें। हो सकता है कि जो विधि हमारे यहाँ पे भाइयों को ज्यादा कारगर है, हो सकता है वो आपके राज्य में उतनी कारगर ना हो, क्योंकि आपके यहाँ का मौसम अलग है, वहां की मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है पूरी तरह से। तो हर फसल और हर क्षेत्र के हिसाब से ये बदलता रहेगा। इसलिए मतलब सॉइल टेस्टिंग बड़ा, हाँ, सॉइल टेस्टिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आपको करवानी भी पड़े तो आप 3 साल में 4 साल में एक बार आप कम से कम मिट्टी परीक्षण करवाइए, जिससे आपको आपकी मिट्टी की पूरी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि इसकी शुरुआत तो वहीं से होनी है। हम लोग जब भी बात करते हैं पोषक तत्वों को कन्वर्ट करने की, तो ये कन्वर्ट कब होंगे? जब सूक्ष्म जीव होंगे। और सूक्ष्म जीव कब होंगे? जब उस मिट्टी के अंदर कार्बन होगा। और अगर कार्बन अच्छा होगा तो उसी कार्बन के द्वारा अगला लेवल आता है ह्यूमस का। और वो ह्यूमस किससे बनता है कि अगर आपके कार्बन के साथ वहां पे नाइट्रोजन और सूक्ष्म जीवों का मिक्सचर है, तब जाके ह्यूमस का निर्माण होता है। और उस ह्यूमस का काम क्या है कि जब तेज बारिश आ जाए तो आपके जो पोषक तत्व हैं वो कभी भी खेत से बह के बाहर ना चले जाए, या लीचिंग के माध्यम से, निच्चालन के माध्यम से जमीन की निचली सतहों में ना उतर जाए। उसको रोकने का काम कार्बन का और ह्यूमस का होता है। ये सभी तत्वों को रोक करके रखते हैं। अभी ना आपने बात की कि केंचुए में कोई फर्क नहीं है जी, लेकिन जब हम इंडिजीनियस की बात करते हैं जी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्वदेशी हमारी अपनी, जैसे हम काऊ की बात कर रहे हैं, गाय की, हम उनकी बात करते हैं, उनको इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप उसको तार्किक रूप से कह रहे हैं कि वो सपोर्टिव है वो जी। तो ऐसा क्यों कि दो बातें? दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने जैसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो गायों के केस में क्या हुआ है, HF जर्सी को बनाया गया है, HF जर्सी को बनाया गया है, इसीलिए हम लोग उसको मैन्युफैक्चर्ड काऊ की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अगर हमने किसी भी जीव के DNA के साथ छेड़छाड़ करी है तो उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग केचुओं से अगर उसकी तुलना करेंगे तो केचुआ अपने आप में एक जीव है, लेकिन जब आइसिनिया हम लोग लेकर के आते हैं उसके DNA के साथ में किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। अच्छा, वो एज इट इज वहां से लाए, यहाँ उपयोग में लाए, काम में लिए जा रहे हैं। और आज तक उसका एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि आइसिनिया फोर्टिटा का यूज करके जो कंपोस्ट बना और उसके द्वारा जो खाद्यान्न उत्पन्न हुआ उससे कोई बीमार पड़ गया। सही बात है। हाँ, ये क्योंकि ये क्लैरिटी होना जरूरी है। तो क्लियरिटी होना ये ज्यादा जरूरी है कि जिस जीव के बारे में बात कर रहे हैं क्या उसके DNA में कोई चेंज किया गया है क्या, ये इसका मूल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज जैववाटिका के माध्यम से आपको नितेश जसानी के माध्यम से थोड़ा जागरूक करने की कोशिश की कि आपके लिए जैविक खेती क्यों जरूरी है, कैसे वो फायदेमंद है और किन किन माध्यमों के जरिए, किन किन सुविधाओं के जरिए और किन किन जैव उर्वरकों के जरिए उसको और बेहतर किया जा सकता है। कैसे वो रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी समझाने की कोशिश की है।
तो उम्मीद करते हैं सबको ये हमारी चर्चा और हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जी हाँ तो बिल्कुल। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश भाई। थैंक यू रोहित जी। और मैं भी ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इतना समय निकाला और आप इस चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि आप पूरे भारतवर्ष में एक रिनाउंड पर्सनालिटी है, हर किसान भाई, हर गोपालक आपको जानता है। तो अगर कुछ अच्छा मैसेज, अच्छा जागरूकता के एक नज़र से अगर हर किसान भाई के घर घर तक पहुंचेगा तो ये हमारा बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए सौभाग्य वाली बात है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा कि अगर किसी किसान भाई को अगर और भी किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो मैं आपका नंबर, मेरा नंबर आपको दे दूंगा। आप उस नंबर को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर, सारा मेल आईडी, सारे कॉन्टैक्ट मैं आपको वीडियो में भी पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में, जहां से भी आप चाहें ले सकते हैं। और हर डाउट देश के किसी भी कोने में है तो आप नीतीश भाई से कंसल्ट कर सकते हैं। और रही बात गौपालकों किसानों का प्रेम, तो वो उसी के लिए संकल्प लिया है। तो कोशिश करते हैं कि जहां जहां संभव हो जाते हैं और लोगों को वो बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खेती अच्छी तभी होगी जब अच्छा देशी गोवंश होगा और उसी के माध्यम से जो भी आपको गोबर गोमूत्र उपलब्ध हो पा रहा है वही आपकी खेती को बदल के रख सकता है। तो नितेश भाई के बारे में बहुत सारे बाकी राज्य के लोग कम जानते होंगे। गिर पर नस्ल पर भी बहुत अच्छा काम है, तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इनका उस प्रकल्प को भी आप तक दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ बातें ही नहीं है, उन पर पीछे भी बहुत बड़ा काम है। वो विजन भी आप बहुत जल्द देखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।